अरे मित्रों, अभी हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा जुड़े हुए एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। पहला पार्ट में डाल दिया है, प्लेलिस्ट आप देख ले। हमारा क्वेश्चन था वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है, तो वो है प्रेमाश्रम। प्रेमचंद प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यह उपन्यास वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना पर आधारित है। प्रेमाश्रम के किसान जमींदारों की बेगारी, धौंस तथा अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़े हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव है। वस्तुतः यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद के गोशिए आफियत का हिंदी अनुवाद है। तो इसे उर्दू में लिखा गया था पहले, गोशिए आफत का, बाद में प्रेमाश्रम के नाम से प्रकाशित हुआ। ये प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, तो प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास जो है गांधीवाद से प्रभावित है। रंगभूमि रंगभूमि में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा संबंध चित्रित है। सूरदास बनारस के पांडेपुर गांव का एक किसान है। प्रेमचंद ने रंगभूमि से पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं: सेवा सदन, सुमन, गजाधर कृष्ण, चंदर, शांता, कर्मभूमि, अमरकांत, समरकांत, मैना, सुसदा, सकीना। गबन में जालपा, रमानाथ, रतन, जोहरा। रंगभूमि में सूरदास, सोफिया, भारत सिंह, महेंद्र कुमार, मिठुआ, विनय, सुभागी। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, तो है रंगभूमि। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, तो रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, रंगभूमि। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, रंगभूमि। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो कर्मभूमि। जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है, तो गबन। जालपा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन की नायिका। इस उपन्यास में रमानाथ, देवी दीन, रतन, जोहरा, दयानाथ, रमेश बाबू आदि पात्रों की कथाएं हैं। पारिवारिक संदर्भ में जालपा का यह उदाहरण देखने को मिलता है कि कैसे आभूषणों के मोह में बंधी अपने घर की वास्तविक स्थिति खुलने पर अपने आभूषण प्रेम को आभूषण त्याग में रूपांतरित कर देती है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास ने हिंदी में किस नाम से लिखा गया, तो रंगभूमि। आरंभ में प्रेमचंद ने अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे और फिर स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण करते थे। रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम क्रमशः, अर्थात रंगभूमि को चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया था, सेवा सदन को बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था और प्रेमाश्रम को गोशिए आफतियत के नाम से लिखा गया था। किंतु प्रकाशित पहले ये हिंदी में हुए थे। जलवई सार का रूपांतरण वरदान में प्रकाशित हुआ तथा हसम-खुरमा व हम सबाब का के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर उन्होंने प्रतिज्ञा शीर्षक से उसे सर्वथा नए रूप में प्रकाशित करवाया। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि। तो उर्दू में नाम है चौगाने हस्ती और हिंदी में नाम है उसका रंगभूमि। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। तो कैसा उपन्यास है गोदान, तो सामाजिक। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। होरी उपन्यास का नायक है।
वह किसानों का प्रतिनिधि है, धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारी के जाल में उलझा हुआ मर्यादावाद किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो गोदान। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा उपन्यास बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। किसे? सेवा सदन को, जिसका नाम पहले बाज़ारे हुस्न था। यह उनके उर्दू उपन्यास बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। यह भारतेंदु से चली आ रही वैवाहिक समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वैश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर साहित्यिक रचना थी। चूँकि यह उपन्यास बाज़ारे हुस्न उर्दू का हिंदी अनुवाद है, इसलिए स्पष्ट है कि इसकी समस्या भी वैश्या जीवन से है। गोदान उपन्यास है यथार्थमुख आदर्शवादी। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल पड़ी थी। सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुके थे। गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया। अर्थात पहले वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद लिखते थे, लेकिन बाद में यथार्थोन्मुख आदर्शवाद उनके विचार बन गए। निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार आपको सजाना है। तो पहले कौन सा लिखा गया? तो पहले लिखा गया है सेवा सदन, उसके बाद आपका लिखा गया गबन, फिर लिखा गया गोदान। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद के कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। पहला है आपका सेवा सदन जो 1918 प्रकाशित हुआ, फिर गोदान, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर क्रियाकलाप, फिर निर्मला और फिर प्रतिज्ञा, फिर गबन, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान और फिर मंगलसूत्र जो अपूर्ण है। गोदान की अपनी मतलब अंतिम रचना गोदान हो गई है। पहली जो है सेवा सदन 1918 प्रकाशित हुई। तो वरदान जो है पहला हो गया आपका 1921, है ना, और उसके बाद प्रतिज्ञा हो गया आपका 1929 और अंतिम उपन्यास आपका गोदान हो गया आपका 1936। वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो पहले प्रेमाश्रम, फिर गबन, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान। प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ? तो 1918 में, जो उनकी पहली उपन्यास प्रेमचंद की पहली उपन्यास मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास का लेखक का नाम क्या है? तो है मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो मंगलसूत्र। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी और अन्य जैसे गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये सब आपके प्रेमचंद के उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी आज्ञे जी की उपन्यास है। शेष उपन्यास प्रेमचंद के हैं। उपन्यास शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इसमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध तरीकों से किया गया है। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। प्र से प्रतिज्ञा, प्र से प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, जहाँ एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाई देता है। तो प्रतिज्ञा हो चाहे निर्मला हो, ऐसे किनकी रचनाएँ हैं? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, और इसमें प्रतिज्ञा में विधवाओं और
अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। और सामाजिक उपन्यास से प्रतिज्ञा वीरांगना नामक उपन्यास की रचयिता कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी हैं। रामनरेश त्रिपाठी वीरांगना के उपन्यासकार हैं। त्रिपाठी जी सिद्धहस्त साहित्यकार थे। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता मिली। त्रिपाठी जी की अन्य रचनाएं हैं, जैसे मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता है विनोद, क्या होम अरुलोगे, मानसिक काव्य है मिलन, पथिक, स्वप्न। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रामनरेश त्रिपाठी कविता मिलन, पथिक और स्वप्न। कहानी जो है इनकी है आंखों देखी कहानियाँ। उपन्यास है वीरबाला, मारवाड़ी, पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। नाटक है उनका जयत, प्रेमलोक, द्रौपदी चाची, अनजानी, पैसा, पर में बापू, अन्य कन्या का तपोवन तथा बल तथा व्यंग है आपका दिमागी, अयारी, स्वप्नों के मित्र। भागवंती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन जी। तो भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। इनका पूरा नाम बद्री नारायण भट्ट था। पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण भट्ट। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका तो महत्वपूर्ण योगदान है। तो भागवंती है सुदर्शन जी की। इनका पूरा नाम है बद्रीनाथ पंडित बद्रीनाथ भट्ट। भगवान सुदर्शन जी का नाम है। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरनी निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो अलग अलग बैतरनी से। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरनी आंचलिक उपन्यास, जिसका संबंध करैता गांव से है। ठीक है ना, इसका संबंध काशी से नहीं है बल्कि करैता गांव से है। काशी का 80 उपन्यास काशी सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आगे मूर्ति है, शिव प्रसाद सिंह की कृति है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास। ये उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। किसे? बनारस के बुनकरों को लेकर। किसे? झीनी झीनी बदरिया को। शिव प्रसाद सिंह की अन्य रचनाएं हैं, जैसे वैश्वानर काशी 1, नीला चांद काशी 2, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूष, मंजूशिमा, औरत, अंधकूप 1, यात्रा सत्ता के नीचे, अमृता, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, उत्तर, योगी आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो वह है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखित उपन्यास है। इसे रैक के आख्यान भी कहा जाता है। रैक के आख्यान। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही साथ उपनिषदों को व्याख्या समझने का प्रयास, मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के मानसिक द्वंद्व व उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वह उनको विशेषताएं और उपलब्धियाँ हैं। इन उपन्यास में परिलक्षित लेखक का उपनिषद ज्ञान और मानवीय मनोभावों को समझने और उसको अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। और इनके अन्य उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवाते। ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारूचंद्र जो है, और चारूचंद्र लेख और पुनर्नवा। अनामदास का पोथा के उपन्यासकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और आंदोलन। ये सभी उपन्यास किनके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी उपन्यासिक कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? तो अनामदास का पोथा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो ये है सांस्कृतिक मिथकीय।
द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार हैं, जिसकी झलक बाणभट्ट की आत्मकथा में महावरा है। महावरा में बेहद सशक्त मिथकीय प्रस्तुति मिलती है। आचार्य द्विवेदी मानते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है। सारी भाषाएं इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अपने अनुभव का विश्लेषण करती है। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका कौन है? भट्टिनी। हरिहर प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रधान पात्र बाण है और इस उपन्यास में भट्टिनी तथा निपुणिका प्रमुख स्त्री है। कौन कौन? भट्टिनी और निपुणिका और प्रधान पात्र बाण। द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद चारुचंद्र लेख और उसके बाद है पुनर्नवा, फिर अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। द्विवेदी जी उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। इन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की। ये विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावनात्मक निबंधों की रचना करने में अद्वितीय रहे। इनके उपन्यासों का सही क्रम है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। पंडित केशरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताना है? तो भोजपुरी का ठग, ये है गोपाल गहमरी का। तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, यारंग महल में हलाहल, राजकुमारी, ये सब पंडित केशरी गोस्वामी के आपके उपन्यास हैं। भोजपुर का ठग पंडित केशरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं बल्कि गोपाल राम गहमरी का है। पंडित किशोरी गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं, 65। इनमें से हैं त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम, कुसुम कुमारी, प्रणयनी, परिणय, लौंगलता का या आदर्श बाला, सुख सरवरी, लीलावती, प्रेममयी, राजकुमारी, तारा चपला या नव्य, समाज में चित्र, कनक कुसुम या मस्तानी, तरुण तपस्विनी या कुटीर वासिनी, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, इंदुमती या वन विरहिनी, मालती माधव या मदन मोहिनी आदि। लवंगलता किस विधा की रचना है? तो आपकी ये थी उपन्यास लवंगलता, ठीक है। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो केशरीलाल गोस्वामी की है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ऐतिहासिक। प्रसाद के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल और तितली पर्याप्त चर्चित रहे। कंकाल और तितली कैसे हैं? सामाजिक। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है किन्होंने? जयशंकर प्रसाद ने, जिसका नाम है इरावती। किंतु यह उपन्यास अपने असामयिक निधन कारण अधूरा रह गया। किनके? जयशंकर प्रसाद का जो है निधन हो गया, इसलिए ये इरावती उपन्यास क्या रह गया? अधूरा रह गया। इरावती में शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को बड़ी सहजता से क्या किया गया है? चित्रित किया गया है तथा बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति से निश्चय ही यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता है। लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कंकाल की कथा का केंद्र प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि है। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं को भी चित्रित किया है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो वो है आपका इरावती। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मूल रूप से उठाया गया है? तो ये है आपका चित्रलेखा और कंकाल, जो सुभद्रा जी ने लिखा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा है। इसके केंद्र में पाप और पुण्य का विषय है, जिसमें एक सन्यासी सांसारिकता की ओर अग्रसर होना चाहता है। अगला है यहीं देखना होगा।